बाल लंबे और घने थे। इसी कारण कई बार उसकी जेठानी सुमन उससे चिढ़ा करती थी। वैसे तो उसका सब कुछ अलग था। सास आशा देवी प्रीति के साथ रहती थी, इसलिए सुमन दिन में एक बार चक्कर लगाने आ ही जाती थी। माँ जी, मैंने सिर धोया है, जरा बालों को धूप में झाड़ लूं, फिर मैं चाय रखती हूँ। पाए लागू सासू माँ, धूप सेक रही हो? जीती रहे। हाँ, प्रीति बस चाय बनाने जा ही रही थी। सोचा एक बार चाय बन जाए तभी कमरे में जाऊंगी। तभी पड़ोसन उषा भी वहां आ जाती है। राम राम आशा बहन, धूप सेक रही हो? राम राम उषा बहन, आओ आओ, थोड़ी देर घुटनों को धूप का सेक लग जाता है, बस और क्या। माँ जी, मैं सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अरे प्रीति बहू, तेरे बाल तो बहुत सुंदर हैं। सुमन बहू, तेरे बाल तो बड़े कम हैं, बिल्कुल गंजी सी ही दिख रही है। पता नहीं कौन कौन से शैम्पू साबुन मंगवा लेती है, बाल तो कम होने ही है। अब प्रीति बहू को ही देख लो, मजाल है जो अपना शैम्पू बदल जाए। जब से शादी होकर आई है, मैं देख रही हूँ वो एक ही शैम्पू अपने बालों में लगाती है, तभी तो उसके बाल देखो कितने घने और सुंदर है। हाँ सचमुच प्रीति बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे बालों को किसी की नजर ना लगे, सचमुच इतने सुंदर बाल। मेरे बाल? नहीं नहीं। क्या हुआ प्रीति? लगता है तुम फिर से डर गई। प्रीति, कितनी बार कहा है, इतना मत सोचा करो। और मैं तुम्हारे लिए एक विग खरीद कर लाया था ना, तुमने वो क्यों नहीं लगाई? वो लगाओगी तो तुम्हारा ध्यान अपने सिर पर नहीं जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अशोक? मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं किया। मेरे इतने सुंदर बाल कहाँ चले गए? मुझे सब गंजी बोलते हैं, मैं बाजार में नहीं निकल सकती, मैं गंजी हो गई हूँ। पता नहीं नास पिटे शैम्पू में क्या मिलावट थी। मेरी फूल सी बहू का मुस्कुराता चेहरा कितना खराब हो गया है। गंजी होकर कैसी हो गई मेरी बच्ची। आशा देवी जिस शैम्पू की बात कर रही थी वो शैम्पू वही था जो प्रीति रोजाना लगाती थी। पर ना जाने उस दिन उस शैम्पू में ऐसा क्या मिला था कि प्रीति ने जैसे ही वो शैम्पू लगाया उसके सारे बाल उतरने लगे और वो गंजी हो गई। पर यह सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या था उस शैम्पू में कि प्रीति गंजी हो गई। बताओ, इतने सुंदर बाल थे बहुरानी के, अब देखो कैसी लग रही है गंजी होकर। किसी ने पता नहीं लगाया कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ है? अरे बहुत छानबीन कर ली है, पर अब कहाँ तक किसी से पूछें। जो होना था वो हो गया, जैसी भगवान की मर्जी। बाकी इलाज तो कर ही रही है, देखो क्या होता है। बराबर में बैठी सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली गुनहगार तो वही थी। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, प्रीति के बाल अब वापस नहीं आएंगे। मैंने उस दिन ऐसी दवाई मिलाई थी शैम्पू में जिसका कोई इलाज नहीं है। जय हो चुटिया वाले बाबा की। चुटिया वाले बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे व्यक्ति पूरा गंजा हो जाए और जीवन भर उसके बाल ना आए। कोई भी इलाज उस दवाई पर काम न करे, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। ये दवाई ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये दवाई ले जाकर अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला देना। इसे लगाते ही उसके सारे बाल गिर जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। जय हो चुटिया वाले बाबा की, उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया। गंजी बहू को देख देख कर सासू माँ भी कैसी पागल सी हो रही है। घड़ी आई थी, मेरी बहू के बाल बड़े सुंदर है, अब क्या कर दिखाए। गंजी होने के कारण प्रीति बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन प्रीति बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर कुछ लिखा था। जादूगरनी सितारा के पास आओ, हर परेशानी का इलाज पाओ। अगर मैं इनसे अपने गंजेपन का इलाज पूछूं, क्या पता ये मेरे बाल फिर से लौटा दे। प्रीति उस तंबू के अंदर जाती है। मैंने आपका बोर्ड देखा तो अंदर चली आई। क्या आपके पास हर परेशानी का इलाज है? बिल्कुल, तुम मुझे अपनी परेशानी कहो, मैं मिनटों में सुलझा दूंगी। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा जादुई दर्पण है जिसमें देखने से तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तुम्हें रोजाना सुबह उठकर इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखना है। उसके बाद से रोजाना इस जादुई दर्पण में चेहरा देखने से तुम्हारे सिर पर बाल बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी तुमने सुबह अपना चेहरा इस दर्पण में नहीं देखा, उस दिन तुम फिर से गंजी हो जाओगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने इस जादुई दर्पण में देख लिया तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए गंजा हो जाएगा। जादूगरनी सितारा से सारी बात समझकर प्रीति वो जादुई दर्पण लेकर घर जाती है और इस बारे में अशोक और अपनी सास को बताती है। साथ में वो उनको उस दर्पण में ना देखने की भी बात बता देती है। पर इस बात को प्रीति की जेठानी सुमन सुन लेती है। ये जानबूझकर प्रीति बोल रही है ताकि उसके जैसे अच्छे बाल किसी के ना होने पाए। मैं भी किसी दिन मौका देखकर इसका ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी, फिर ये उसमें देख नहीं पाएगी और गंजी हो जाएगी।
जादूगरनी सितारा के कहे अनुसार प्रीति रोजाना सुबह उठकर उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती थी और उसके बाल बहुत सुंदर और घने होने लगे। अब प्रीति बहुत खुश थी। अरे वाह, बहू के बाल तो फिर से बहुत अच्छे हो गए। अब लग रही है प्रीति पहले जैसी सुंदर। सब ईश्वर की माया है। मेरी प्रीति बहू बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये सासू माँ फिर से प्रीति के गुणगान गाने लगी। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज इसका दर्पण चुराकर चुटिया वाले बाबा को देकर ही रहूंगी। सुमन प्रीति के कमरे में रखा जादुई दर्पण चुरा लेती है। प्रीति को अपना जादुई दर्पण नहीं मिलता और उस दिन वो सुबह उसे देख नहीं पाती। इस कारण वो फिर से गंजी हो जाती है और रोने लगती है। अशोक, मेरा जादुई दर्पण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, माँ जी के पास भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। अब मैं क्या करूंगी? कहीं कोई चुराकर तो नहीं ले गया? अरे चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ, इधर उधर कहीं रख दिया होगा। उधर सुमन जादुई दर्पण लेकर चुटिया वाले बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी दी हुई दवाई का प्रभाव कभी हट नहीं सकता। दिखाओ मुझे ये जादुई दर्पण। चुटिया वाला बाबा जैसे ही जादुई दर्पण में देखता है वो गंजा हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। अरे मेरी चुटिया कहाँ गई? मेरी बरसों की कमाई हुई मेहनत से चुटिया गायब हो गई। ये तू कैसा दर्पण ले आई है? कैसी बातें कर रहे हो चुटिया वाले बाबा, दिखाओ तो जरा। सुमन भी उस जादुई दर्पण में देख लेती है और वो भी गंजी हो जाती है। अब चुटिया वाले बाबा और सुमन दोनों गंजे थे। दोनों दौड़ते हुए प्रीति के पास जाते हैं। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारा दर्पण चुरा लिया था। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने और चुटिया वाले बाबा दोनों ने इस दर्पण में देख लिया और हम दोनों गंजे हो गए। बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैं इसकी बातों में आ गया। इसने ही मुझे कहा कि मैं ऐसी दवाई दूं जिससे तुम गंजी हो जाओ। मेरी चुटिया वापस दिलवा दो। वो मेरी बरसों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत है। इसी चुटिया की वजह से तो मैं चुटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। अगर वो चुटिया ही नहीं रहेगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अब तो जादूगरनी सितारा ही कुछ कर सकती हैं। हम सबको उनके पास जाना होगा। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। तुमने एक निर्दोष इंसान के साथ गलत किया है, इसकी यही सजा है। तुम दोनों हमेशा के लिए गंजे रहोगे। प्रीति, मैं तुम्हें दूसरा जादुई दर्पण दूंगी, तुम उसे ले जाओ। नहीं जादूगरनी सितारा, जब तक सुमन भाभी और चुटिया वाले बाबा ठीक नहीं होंगे तब तक मैं भी ऐसी ही रहूंगी। देखा तुम लोगों ने, ये कितनी अच्छी है, इससे कुछ सीखो। आज मैं प्रीति के कहने पर तुम दोनों को फिर से पहले जैसा कर रही हूँ, पर आइंदा से कभी किसी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो फिर से मैं तुम दोनों को गंजा कर दूंगी। प्रीति के कहने पर जादूगरनी सितारा और चुटिया वाले बाबा और सुमन को फिर से पहले जैसे कर देती है। वो दोनों जादूगरनी सितारा से माफी मांगते हैं। प्रीति के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो हमेशा के लिए पहले जैसी हो जाती है। मोनिका की सास कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आने वाली थी। मोनिका छत पर कपड़े सुखाने गई तो पड़ोसन शालू मिल गई। अरे मोनिका, क्या बात है, आज तो तूने बड़ी जल्दी मशीन लगाकर कपड़े धो भी लिए। अरे वो आज मेरी सासू माँ आने वाली है ना। फिर तो तेरे से मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा। अरे वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रही हैं, मुश्किल से 1-2 हफ्ते बस। लगता है दरवाजे की घंटी बज रही है। लगता है राहुल माँ जी को लेकर आ गए हैं। मोनिका नीचे जाकर दरवाजा खोलती है। माँ जी, पाए लागू, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ की तो पूछो मत, गर्मी में बुरा हाल हो गया। ट्रेन में इतनी गर्मी थी कि परेशान हो गई मैं तो। मेरे लिए सबसे पहले मीठी लस्सी बना दे, फिर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आप आराम करो। माँ जी, आपके लिए पनीर की भुर्जी और मूंग धुली हुई दाल बनाई है, नहा लो, मैं रोटी सेक देती हूँ। सास के आ जाने से मोनिका को शालू से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन, मोनिका बहू कहाँ है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। ये दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही है? ठीक से सुनाई नहीं आ रहा। एक तो उम्र के साथ मेरे कान कमजोर हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं आता। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? वो मैं मेरी पड़ोसन शालू से बात कर रही थी। वो मुझे लहसुन का अचार डालना बता रही थी। उसने कल ही डाला है। आपको लहसुन का अचार पसंद है ना, इसलिए मैं आपके लिए भी डाल दूंगी। ठीक है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। झूठ बोल रही है, मेरी बुराई कर रही होगी
और बोल रही है लहसुन का अचार डालने की रेसिपी सीख रही थी। मोनिका की सास मंदिर चली जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि काश वो शालू और मोनिका के बीच चल रही बातों को सुन लेती। कुछ दान दक्षिणा दे जाओ साधु को, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा बाबा, मैं तो अलग ही दुविधा में हूँ। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को जानता हूँ और उसका हल मेरे पास है। क्या? आप कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरी बहू मेरी पीठ पीछे क्या बातें करती है ये मैं नहीं जान पाती। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई माला है जिसे पहनकर तुम अपना रूप बदल सकती हो। तुम जैसा रूप चाहोगी वैसा रूप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस माला के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस माला का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं अपनी बहू के बारे में सब कुछ जान सकती हूँ। मोनिका की सास साधु बाबा के रूप बदलने की माला लेकर घर आ जाती है। साधु बाबा ने मुझे माला तो दे दी, इस माला का उपयोग करके देखती हूँ। जादुई माला, मुझे मोनिका के रूप में बदल दो। अरे, मैं तो सचमुच मोनिका के रूप में आ गई। वो तो अभी बाजार गई हुई है। ये आवाज कौन लगा रहा है? ये तो पड़ोसन शालू है। मोनिका, कितनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी? ये ले, लहसुन का अचार लाई थी। वैसे तेरी सास अभी तक आई तो नहीं ना? उसके आने से पहले छुपा ले, वरना सारा खा जाएगी तेरी सास। तू कह रही थी ना सास के पीछे से देकर जाओ। अच्छा, तो ये बात है। मेरे बारे में ये बातें होती हैं। किस सोच में पड़ गई? जल्दी से पकड़, नहीं तो कहेगी कि सास आ गई है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सास ने तंग किया हुआ है। शालू मोनिका बनी सास को सारी बात बताकर चली जाती है और मोनिका की सास के मन में और भी बातें जानने की इच्छा थी। वो अपने रूप में वापस आ जाती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। रूप बदलकर मैं किसी से भी किसी की बात जान सकती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए क्या आई, मोनिका बहू ने तो मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब मुझे मोनिका बहू को सबक सिखाना ही हो। एक दिन मोनिका की सास शालू का रूप बनाकर मोनिका के पास जाती है। और मोनिका, तेरी सास कैसी है? कब जा रही है वापस अपने शहर? अरे अभी कहाँ, अभी तो अगले महीने और रुकने का इरादा है। पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा इन्हें। बताओ, ये आजकल की बहुएं हैं, मुझे झेल रही है ये। क्या करूं शालू, जब से मेरी सास आई है एक पैर पर खड़ी होकर सारे घर का काम करना पड़ता है। अच्छा, मैं चलती हूँ सासू माँ के लिए घिया के कोफ्ते बनाने, नहीं तो कहेंगी कि उनकी पसंद का खाना नहीं बना। ये रूप बदलने वाली माला ना होती तो मेरे सामने ये सच्चाई ना आ पाती। मोनिका की सास ऐसे ही कभी मोनिका और कभी शालू का रूप बदलकर मोनिका के मन की बात जान लेती थी। पर एक दिन, अरे आंटी जी, आज आप कपड़े सुखा रहे हो? मोनिका नहीं है क्या? अक्सर वही कपड़े धोकर सुखाने आती है, आज आप आए हो। हाँ, वो राहुल के साथ बाजार गई है, उसे थोड़ा काम था इसलिए। पता है आंटी जी, आपको इस उम्र में काम करता हुआ देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी तरह है, सारा दिन घर का काम करती है। वैसे मोनिका आपके बारे में जितना गलत बोलती है ना, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप वैसे हो। वो तो आपकी मेरे से कितनी बुराइयां करती है कि कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि वो आप जैसी देवी समान सास के लिए इतना गलत कैसे बोल जाती है। इसका मतलब इस शालू की आदत है इधर की उधर चुगली करना। मुझे इससे सावधान रहना होगा और मोनिका बहू को भी इसके लिए सावधान करना होगा। बहू को बिगाड़ने की असली जड़ यही है। मुझे मोनिका के सामने इस शालू की सच्चाई लानी ही होगी, नहीं तो ये हमारे घर को खराब कर देगी। मोनिका की सास समझ गई थी कि मोनिका को बिगाड़ने में और भड़काने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है, इसलिए मोनिका की सास ने शालू की सच्चाई मोनिका के सामने लाने की सोची। और एक दोपहर जब मोनिका घर के काम कर रही थी तो मोनिका की सास ने शालू का रूप लेकर उससे बात करनी शुरू कर दी। अरे शालू, तू कब आई? दरवाजे से तो आते तुझे देखा नहीं। अरे तेरी सास से छुपते छुपाते आई हूँ, वो आजकल मुझ पर बहुत नजर रखने लगी है। शायद उन्हें मेरा तुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता।
मैं तो कहती हूँ कल की गाड़ी से ही अपनी सास को वापस भेज दे। कैसी हालत हो गई है तेरी, कितना काम करना पड़ता है तुझे उनका। शालू खबरदार, बहुत हो गया। मेरी सासू माँ जैसी भी है वो मेरी माँ समान है। ये बात ठीक है कि उनके आने से मेरा काम बढ़ गया है, पर अगर यही मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं उनके लिए काम नहीं करती? क्या तुम अपनी माँ के लिए काम नहीं करोगी? पर तू तो खुद ही तो कह रही थी कि उनके आने से बिजली का बिल ज्यादा आने लगा है, घर खर्च भी बढ़ गया है, तो फिर वो सब क्या था? मैंने गुस्से में बोल दिया था। पर तुझे पता है शालू, कल मेरा जन्मदिन है। मुझे राहुल ने पहले ही बता दिया। इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी सास मुझे सोने का हार गिफ्ट में दे रही है। अब बता वो कितनी अच्छी है, और मैं उनके बारे में इतना गलत सोचती थी। उन्होंने तो मेरे लिए काम वाली से भी बात कर ली है। वो राहुल से बोल रही थी कि जब वो यहाँ से जाएंगी तो एक काम वाली लगा कर दे देंगी जिससे मुझे सहायता मिले। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ जी जैसी सास मिली। मोनिका की ऐसी भावुक बातों को सुनकर मोनिका की सास अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो माला को उतार देती है। माला के उतरने से मोनिका की सास वापस अपने रूप में आ जाती है। माँ जी आप तो फिर, अब शालू कहाँ गई? ये सब क्या है? मोनिका बहू, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका की सास उसे अपने रूप बदलने की सारी सच्चाई बताती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपके बारे में शालू से गलत कहा, मुझसे भूल हुई। मोनिका, मैं जानती हूँ तुम खुद गलत नहीं हो, शालू ने ही तुम्हें हमेशा भड़काया है। वो तुम्हारी बुराई मेरे से करती है, मेरी बुराई तुम्हारे से, उसका यही काम है। इसलिए मैं शालू की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती थी। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि शालू के रूप में मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुमने मुझे मान सम्मान दिया, ये जानकर मेरा दिल भर आया। माँ जी, पर अब इस रूप बदलने की सच्चाई का मुझे पता चल गया है। अब तो इस माला का जादू खत्म हो गया होगा। अच्छी बात है मोनिका बहू, माला का जादू खत्म हो गया, पर एक फायदा तो जरूर हुआ। आज मैं ये जान गई कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। आप भी तो मुझे बहुत प्यार करते हो माँ जी। मोनिका अपनी सास के गले लग जाती है। अब उसने शालू से इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यदि हम किसी से किसी की बुराई करते हैं तो कुछ देर बाद वही व्यक्ति हमारी बुराई दूसरों से करने लगता है। मोनिका की सास उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में सोने का हार देती है, जिसे पहनकर मोनिका बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है।